तो हम कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर के बारे में सीख रहे थे। सो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं कि इसके बारे में हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे और आपको अलग-अलग सिचुएशन देके आपसे हम पूछेंगे। तो ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पे अ, हमने C1 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो C1 ऑब्जेक्ट है जिसमें 0 आर्गुमेंट है, तो वो एक ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर C1 ऑब्जेक्ट से होगा कॉल, और ये जो C2 ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आर्गुमेंट है, तो ये जो वन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है ये होगा C2 ऑब्जेक्ट से कॉल। और ये C3 हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने दो आर्गुमेंट, दो वैल्यू दी है, ये इससे होगा। ये जो आपका पहला कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो वैल्यू लिया है उससे होगा काम। अब सपोज मैं ऐसा बनाता हूँ, मैंने इसे डिलीट किया, ये इसे मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आएगी एरर। एरर क्यों आएगी? जो C3 है ऑब्जेक्ट वो आपके पहले कंस्ट्रक्टर से हो गया कॉल, और जो C2 है ये दूसरे से, और जो C1 है, C1 जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिला जो वो C1 ऑब्जेक्ट को C1 ऑब्जेक्ट के बनाने पे कॉल हो सके। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको कमेंट ऑफ कर दूं, अगर मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ, अब मैं अगर इसको कमेंट ऑफ करूं, अब इसे रन करके देखते हैं, अब भी एरर आई। अब एरर कैसे आई देखो, ये जो C1 है ये ऑब्जेक्ट है, ये तीसरे कंस्ट्रक्टर से हो जाएगा कॉल, और ये जो C2 है इसे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं मिला जो एक आर्गुमेंट को लिया हुआ है, इसलिए C2 ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे आएगी एरर। और C3 जो है वो पहले कंस्ट्रक्टर से हो जाएगा कॉल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, अब इसे मैं रन करता हूँ, अभी आ गई एरर। एरर क्यों आई? एरर जो आई है आपकी, आप बताओ कि C1 C2 C3 में से किस ऑब्जेक्ट की वजह से एरर आई? सो आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। C3 जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से एरर आई। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, तो देखना मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल भी एरर नहीं दिखेगी, मेरा जो कोड है बिल्कुल रन हो जाएगा। देखा, रन। अब ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। मैं इसे आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। ये जो आपका C2 होता है, C2, ये जो आपका C2 होता है, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं इसे रन करूँगा, मैं अपना C3 बना लेता हूँ। ठीक, ठीक। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लिखूँ, C2, ये तब भी सही है, लेकिन ये तब सही है जब आपका ऑब्जेक्ट एक आर्गुमेंट वैल्यू को
दिए हुए है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू को लिए रहेगा तो फिर आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये बातें आपको समझ में आई? तो आप अब मैं आपको एक नई चीज़ देता हूँ। मैं एक अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आप इसके बारे में मुझे सोच के बताओ मैंने क्या किया। क्या आप बताओ कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये रन होगा? बिल्कुल रन होगा। अब आप बताओ रीज़न क्यों? आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये C1 जो है, जो C1 ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई वैल्यू अगर इसमें नहीं पास हो रही है तो जो C4 जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अच्छा ठीक है, आपको ये लग रहा है, तो ठीक है अगर मैं यहाँ पे C2 रख के देखूँ, C2 रख के देखता हूँ, अभी भी एरर नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा C2 में 3 वैल्यू है तो इसमें 3 असाइन हो जाएगा और उसके बाद फिर जो ये आपका दूसरा कंस्ट्रक्टर ये हो जाएगा। अगर मैं C3 रख के देखूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें दो इंटीजर वैल्यू 3 और 6 एज आर्गूमेंट होगी, तो ये आपका जो पहला है कंस्ट्रक्टर ये होगा कल। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है। ये जानते क्या है, ये जो है ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये C3 की जो वैल्यू है इसकी वजह से C4 ऑब्जेक्ट हो रहा है कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, और उसका एक रीज़न ये भी है कि C3 तो आपका जो है ये तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, लेकिन आपने तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी हुई है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है और ये जो आपका वाला कंस्ट्रक्टर ये हो जाएगा आपका। नहीं, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसके बारे में देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।